हेलो कक्षा 7 के विद्यार्थियों। हम अभी देख रहे हैं पाठ 6 रासायनिक और भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन हमने आगे देखा था, अब रासायनिक परिवर्तन भी हमने देख लिए। रासायनिक परिवर्तन में दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं जिसके गुण अलग होते हैं। ठीक है, हमने देखा कहाँ कहाँ पर। तो अब हमने एक देखा था लोहे में जंग लगना। तो क्या होता है देखिए, आइए हम जंग लगने की घटना पर पुनः विचार करते हैं। हमने पहले ही देखा था रासायनिक प्रक्रिया में कि लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। यह एक ऐसा परिवर्तन है जो लोहे को वस्तुओं को प्रभावित करता है और धीरे धीरे उन्हें नष्ट कर देता है। अगर हम किसी लोहे की वस्तु को बाहर रख छोड़ेंगे, न जहाँ पर नमी लगती हो, वायु लगती हो, ठीक है, तो कुछ दिनों में वो काट लगते मतलब लोहे पर जो जंग होती है वो लग लग कर उसकी पपड़ियाँ निकाल निकाल कर वो वस्तु लंबे आगे चलकर नष्ट हो जाती है। चूंकि लोहों का उपयोग सेतु, जहाज, कार, ट्रक आदि का ढांचा बनाने और अन्य कई वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है, अतः जंग लगने के कारण होने वाली आर्थिक हानि बहुत अधिक होती है। ठीक है, जहाँ तक हो सकता है हम लोग बहुत सी चीज़ें बनाने के लिए हम लोग लोहे का ही इस्तेमाल करते हैं, है ना? जैसे जहाज होता है, कार होती है, ट्रक होता है, उसके ढांचे होते हैं। तो उसको जंग लगता है तो हर साल कितनी ऐसी वस्तुएं होती है जिस पर जंग लगता है और वो बिगड़ जाती है। जंग लगने की प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। लोहा प्लस ऑक्सीजन प्लस जल। ठीक है, लोहा होता है, वहाँ पर ऑक्सीजन मिल जाती है और जल मिलता है, मतलब नमी होती है, तो उससे जंग लगता है। जंग को आयरन ऑक्साइड कहा जाता है। FeO3 उसका रासायनिक संज्ञा है। Fe लोहे का संघनी है, ऑक्सीजन O2, जल का H2O। तो मतलब Fe ऑक्सीजन लोहा और जहाँ पर जल होता है वहाँ पर जल लगने की प्रक्रिया होती है, वहाँ पर जंग लगने की प्रक्रिया होती है। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल दोनों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। वास्तव में यदि वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक हो, अर्थात नमी अधिक हो, तो जंग जल्दी लगती है। ठीक है ना? जहाँ पर वायु की मात्रा ज़्यादा होती है वहाँ पर जंग जल्दी लगती है। अगर हम किसी चीज़ को लोहे की कोई चीज़ हो हमारे पास और वो खुले में छोड़ दिया जाए और वहाँ पर पानी नमी की मात्रा ज़्यादा होती है तो उस वहाँ पर लोहे की वस्तुओं में जंग जल्दी लगती है। ओह! इसीलिए मेरी सहेली रीता सदैव लोहे की वस्तुओं में जल्दी जंग लगने की शिकायत करती है, क्योंकि वह समुद्र तट के निकट रहती है। क्योंकि समुद्र तट होता है तो वहाँ पर पानी होता है और जहाँ पर पानी होता है वहाँ पर नमी तो होगी ही। तो हम जंग लगने से रोकथाम कैसे करते हैं? लोहे की वस्तुओं को ऑक्सीजन अथवा जल अथवा दोनों के संपर्क में आने से बचाकर ही ऐसा किया जा सकता है। तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो आप देखते होंगे कि जैसे हमारे घर में ग्रिल लगी हुई है लोहे की, बड़ा ठीक है, फिर जाली लगी होती है तो हम लोग उस पर क्या लगाते रखते हैं? ऑयल प्रिंट लगा के रखते हैं, पेंट लगा कर रखते हैं। तो पेंट लगाने से क्या होता है, उस पर एक परत जम जाती है और परत जम जाती है तो उसको डायरेक्ट हवा मतलब ऑक्सीजन और नमी जो होती है उससे संपर्क नहीं होता, इसीलिए जंग नहीं चढ़ता। तो इसका एक सरल उपाय है उन पर पेंट अथवा ग्रीस की एक परत चढ़ाना। वास्तव में लोहे की सभी वस्तुओं पर नियमित रूप से पेंट अथवा ग्रीस की परत चढ़ाते रहना चाहिए, जिससे उसमें उनमें जंग लगने को रोका जा सके। एक अन्य उपाय लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जस्ता, जिंक जैसी किसी धातु का परत चढ़ाना होता है। ये जस्ता क्या है आपने देखा है लेकिन आपको पता नहीं। आपके घर पे अनाज के पीप हैं तो वो जो होते हैं ना, वो आप मम्मी को पूछेंगे किसके पीप हैं तो आप वो बोलेंगी लोहे के। लोहे के नहीं, वो गैल्वेनाइज के पीप होते हैं। ठीक है, लोहे की पट्टियों पर गैल्वेनाइज का कवर चढ़ा दिया जाता है तो उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो आपको प्रश्न भी पूछा जाता है कि गैल्वेनाइजेशन किसको कहते हैं? तो लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम सदस्य लेपन कहलाता है, यसद लेपन कहलाता है, तो उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अपने घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग होने वाले लोहे के पाइप यसद लेपित होते हैं। आपको पता है ना कि अभी तो प्लास्टिक के पाइप आ गए हैं, लेकिन पहले हम लोग जो पाइप लगाते थे वो
गैल्वेनाइज़ के होते थे, जिससे उसमें जंग नहीं लगता। क्या आप जानते हैं कि पानी के जहाज़ लोहे के बने होते हैं? तो आपको पता है कि हमारे जो बड़े-बड़े जहाज़ होते हैं, वो लोहे के बने हुए होते हैं। उनका एक भाग हमेशा पानी में डूबा रहता है ना? क्योंकि जहाज़ पानी में तैरते हैं। पानी के ऊपर के भाग पर भी जल की बूँदें गिरती रहती है। यही नहीं, समुद्र के पानी में अनेक लवण भी पाए जाते हैं। तो आपको पता है कि समुद्र के पानी में बहुत सारे लवण हैं और उसमें एक सबसे बड़ा लवण होता है नमक। समुद्र के पानी में अनेक लवण भी पाए जाते हैं। लवणयुक्त जल जंग लगने के प्रक्रम की दर को बढ़ा देते हैं। अतः जहाज़ों पर पेंट करने के बाद भी उन्हें जंग लगने से काफ़ी क्षति होती है। यही नहीं, जहाज़ों को लोहे के कुछ भागों को बदलना प्रतिवर्ष आवश्यक हो जाता है। मतलब जहाज़ों में कुछ लोहे के जो भाग होते हैं उसमें जंग लगती रहती है और अगर उसको ऐसा ही छोड़ दिया जाए तो जहाज़ डूब जाएँगे। इसीलिए उस भाग को निकाल कर वहाँ पर नए भाग लगाए जाते हैं। मतलब यह प्रक्रम चलता ही रहता है। जो भाग खराब हो जाता है उस वहाँ पर बदल कर नए भाग लोहे के बनाए जाते हैं, लगाए जाते हैं। तो यह प्रतिवर्ष चलता रहता है। क्या आप विश्व में जंग लगने से होने वाली कुल आर्थिक हानि की कल्पना कर सकते हैं? ठीक है, बहुत सारी, बहुत नुकसान होता है। स्टेनलेस स्टील लोहे में कार्बन और क्रोमियम, निकेल तथा मैंगनीज जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है, जो आजकल हमारे घर में उसके बर्तन होते हैं ना स्टेनलेस स्टील के, वही। इनमें जंग नहीं लगती है। तो आपको पता है कि हमारे घर में जो गिलास है, थाली है, उसमें जंग नहीं लगती। अब हम देखते हैं क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण क्या है? तो कक्षा 5-6 में आपने पढ़ा था कि साधारण नमक को समुद्र जल के वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जाता है। याद है ना आपको? समुद्र जल को कुछ छोटे-छोटे गड्ढों में भर लिया जाता है और वह क्या हो जाता है उसमें से जल उड़ जाता है वाष्पन की प्रक्रिया द्वारा और फिर हमें नमक मिल जाता है ना? हम उसको इकट्ठा कर लेते हैं। तो इस प्रकार होने वाला नमक शुद्ध नहीं होता। तो उसमें क्या होता है समुद्र में तो काफ़ी सारी गंदगी भी होती है। तो वह नमक क्या होता है शुद्ध नहीं होता। तो और उसके क्रिस्टलों के आकार भी स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता। ठीक है, वो ऊबड़-खाबड़ होते हैं। तथापि किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो मतलब किसी भी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उसके विलयन से प्राप्त किए जाते हैं। तो यहाँ पर नमक को भी शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए वापस फैक्ट्रियों में भेजा जाता होगा, है ना? यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। यह भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। यह रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, ठीक है? यह भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, क्रिस्टलीकरण। क्योंकि उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, सिर्फ़ हम वही पदार्थ बनाते हैं। जैसे नमक को पानी में घोला और फिर से उसको उसमें से पानी उड़ा दिया, तो हम वापस से नमक ही पाएँगे, कोई नया पदार्थ नहीं पाएँगे। केवल तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का ही उपयोग करें, जल को उबालते समय सतर्क रहें। तो यहाँ पर क्रियाकलाप करनी है। किसी बीकर में लगभग 1 कप जल लीजिए और उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाइए। जल को गर्म कीजिए और जल जब उबलना आरंभ कर दे तो उसमें धीरे-धीरे कॉपर सल्फेट का चूर्ण निरंतर मिलाते हुए मिलाएं। ठीक है, यहाँ पर भी हमें कॉपर सल्फेट मिलाना है। ठीक है, धीरे-धीरे से। कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाना तब तक जारी रखें जब तक कि उसमें और कॉपर सल्फेट घोलना संभव न हो। मतलब हमने आगे वाले पार्ट में कक्षा 6 में पढ़ा था ना संतृप्त जल, उसी तरह से कॉपर सल्फेट को हमें तब तक घोलना है जब तक कि उसमें घोलना बंद ना हो जाए। विलयन को मतलब कि संतृप्त जल ना हो जाए। विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लीजिए। इसे ठंडा होने दीजिए। जब विलयन ठंडा हो रहा है तो उसे हिला-डुला कर या अन्य किसी प्रकार न छेड़ें, सिर्फ उसको ठंडा होने दें। कुछ समय बाद विलयन को देखिए, क्या आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखाई देते हैं? मतलब थोड़ी देर के बाद आपको देखना है कि क्या कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बन गए, ठीक है? तो वो अब एक जैसे क्रिस्टल बन जाएँगे। यदि नहीं, तो कुछ और समय तक प्रतीक्षा कीजिए। आपने भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ा। अपने आसपास दिखाई देने वाले परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में पहचानने का प्रयास कीजिए। ठीक है, आपने पढ़ा। यहाँ पर हमारा पाठ खत्म होता है। तो आपको ये प्रमुख शब्द भी लिख लेने हैं और ये अभ्यास भी पूर्ण करना है। जय हिंद।